आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 10। चैप्टर 10 में पहली डेफिनेशन है व्रत। व्रत क्या होता है? जैसे ये एक स्थिर बिंदु O है और इससे कोई भी नियत दूरी है, 3 सेमी, 4 सेमी, 5 सेमी, कोई भी दूरी हो सकती है। उस दूरी पर, इस O बिंदु से उस दूरी पर रहने वाले जितने भी बिंदु लगाए जा सकते हैं, उन सब बिंदुओं को अगर मिलाएं, उनको मिलाने से जो ये शेप बनती है वो व्रत बनती है। व्रत समतल में स्थित उन बिंदुओं का समुच्चय होता है जो उस समतल में दिए हुए एक स्थिर बिंदु से समदूरस्थ होते हैं। ये जो स्थिर बिंदु है ये व्रत का केंद्र कहलाता है और ये जो स्थिर दूरी OP है ये व्रत की त्रिज्या कहलाती है। यदि किसी प्लेन पेपर पर एक व्रत बनाया जाए तो व्रत उसे 3 भागों में बांट देता है। एक व्रत के अंदर का भाग, एक व्रत के बाहर का भाग और एक लाइन व्रत की खुद। तो अभ्यंतर अंदर वाला भाग कहलाता है, बाहर वाला भाग बहिर्भाग कहलाता है और ये व्रत, ये लाइन जो होती है वो व्रत कहलाती है। 3 भागों में बट जाता है। जीवा और व्यास। व्रत में किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, जैसे A और B व्रत की परिधि पर कोई 2 बिंदु ले लिए, तो A और B को मिलाने वाले जो लाइन है ये जीवा कहलाती है। और यदि कोई ऐसी जीवा है जो व्रत के केंद्र से होकर जा रही है तो ये व्रत का व्यास कहलाती है। चाप क्या होता है? देखिए, व्रत पर स्थित कोई भी 2 बिंदु व्रत को 2 भागों में विभाजित करते हैं जिन्हें व्रत का चाप कहते हैं। जैसे व्रत पर A और B 2 बिंदु लिए तो व्रत के 2 भाग हो गए, ये पहला भाग, ये ऊपर वाला दूसरा भाग। तो जो ये, अगर ये भाग छोटा है तो ये लघु चाप कहलाएगा और अगर ये वाला भाग बड़ा है तो ये दीर्घ चाप कहलाएगा। और अगर दोनों भाग बराबर हैं तो प्रत्येक भाग अर्धव्रत कहलाएगा। वृत्तखंड क्या होता है? यदि व्रत में एक जीवा बनाई जाए AB तो व्रत 2 भागों में बट जाता है, प्रत्येक भाग वृत्तखंड कहलाता है। यदि ये लघु चाप है तो इधर वाला भाग कहलाएगा लघु वृत्तखंड और ये दीर्घ चाप है तो इधर वाला भाग कहलाएगा दीर्घ वृत्तखंड। त्रिज्यखंड, 2 त्रिज्याओं और एक चाप के बीच का जो क्षेत्र है, जैसे ये 2 त्रिज्या OA और OB और ये चाप AB, इनके बीच की ये जो जगह है ये लघु वृत्तखंड कहलाएगी, लघु त्रिज्यखंड कहलाएगी। और ये ऊपर वाला ये दीर्घ चाप है और ये त्रिज्या और ये त्रिज्या, तो ये दीर्घ त्रिज्यखंड कहलाएगा ऊपर वाला पार्ट। एक्सरसाइज 10.1, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, खालिस्तान भरी है। तो व्रत का केंद्र व्रत के अंदर होता है, अभ्यंतर में एक बिंदु जिसकी व्रत के केंद्र से दूरी त्रिज्या से ज़्यादा हो व्रत के बाहर होगा वो। व्रत की सबसे बड़ी जीवा व्रत का व्यास होती है। एक चाप, जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हों तो एक चाप अर्धव्रत होगा अगर उसके सिरे एक व्यास के सिरे हों। वृत्तखंड एक चाप और जीवा के बीच का भाग होता है। एक व्रत जिस तल पर स्थित होता है उसे 3 भागों में विभाजित करता है। ये सब खालिस्तान में आपको पढ़ना है। फिर है सत्य असत्य, अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। तो केंद्र को व्रत पर किसी बिंदु से मिलाने वाले रेखाखंड व्रत की त्रिज्या होती है। कथन सत्य है। सत्य में कोई कारण देने की जरूरत नहीं, असत्य है तो क्यों असत्य है वो एक्सप्लेन करते हैं। एक व्रत से समान लंबाई की परिमित जीवाएं होती हैं। एक ही लंबाई की इसमें अनेकों जीवाएं खींची जा सकती हैं। वो कह रहा है परिमित मतलब लिमिटेड, लिमिटेड नहीं होती, अनलिमिटेड होती हैं। तो ये असत्य है। कारण लिख देंगे असत्य है और कारण बता देंगे कि एक व्रत में समान लंबाई की अपरिमित जीवाएं खींची जा सकती हैं। थर्ड है, यदि एक व्रत को 3 बराबर चापों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग दीर्घ चाप होता है। देखिए, अगर एक व्रत को 3 भागों में बांटेंगे तो प्रत्येक भाग अर्धव्रत से छोटा होगा, यानी कि प्रत्येक भाग लघु चाप होगा। तो ये कथन असत्य है। चौथा है, व्रत की एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से 2 गुनी हो व्रत का व्यास है, तो कथन सत्य है। पांचवा है, त्रिज्यखंड जीवा और संगत चाप के बीच का क्षेत्र होता है। तो जीवा के बीच का नहीं होता, त्रिज्यखंड होता है 2 त्रिज्याओं और एक चाप के बीच का। तो ये कथन असत्य है। व्रत एक समतल आकृति है, ये कथन सत्य है। एक्सरसाइज 10.1 आज आप कंप्लीट कर पाएंगे।